नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। गुजरात दंगों पर नरेंद्र मोदी के दिए ताजा बयान पर बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी विरोधियों से लेकर मोदी समर्थकों तक की तमाम प्रतिक्रियाएं अब भी आ रही हैं और कुछ लोग मोदी के बयान में खास शब्द के इस्तेमाल को लेकर नाराज हैं। उनका मानना यह है कि मोदी की ये मुस्लिम विरोधी मानसिकता का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ मोदी समर्थक इसके पीछे मोदी विरोधी सोच को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन सवाल है कि मुस्लिम समाज, मुस्लिम बुद्धिजीवियों की इस बयान पर क्या राय है। आज एजेंडा में करेंगे इसी की पड़ताल, लेकिन पहले एक बार फिर सुन लेते हैं मोदी का बयान। लोगों को आलोचना करने का अधिकार है। वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हर एक का अपना एक व्यू होता है। मुझे गिल्टी तब होगा कि मैंने कुछ गलत किया होगा। फ्रस्ट्रेशन तब आएगा कि यार मैं पकड़ा गया, मैं चोरी कर रहा था और पकड़ा गया। मेरा केस वो नहीं है। कोई भी व्यक्ति, हम अगर कार चला रहे हैं, अब वी आर अ ड्राइवर और कोई ड्राइव कर रहा है और हम पीछे बैठे, फिर भी एक छोटा कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं? होता है। मैं अगर मुख्यमंत्री हूं या नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, कहीं पर भी कुछ बुरा होगा तो दुख होना बहुत स्वाभाविक है। आई एम नेशनलिस्ट, आई एम अ पैट्रियोटिक, नथिंग इज रॉन्ग। आई एम अ बॉर्न हिंदू, नथिंग इज रॉन्ग। So I am a Hindu nationalist. So you can say yes, I am a Hindu nationalist because I am a born Hindu. Right. I am a patriotic. So nothing is wrong in it. As far as progressive, development oriented, workaholic, whatever they say, this is what they say. So there is no contradiction between two. मेरी लाइफ का फिलॉसफी है और मैं उसको फॉलो करता हूं। मैं कभी भी कुछ बनने के सपने नहीं देखता हूं। मैं कुछ न कुछ करने के सपने देखता हूं। तो ये था मोदी का बयान और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, क्या अल्पसंख्यक खासकर मुसलमान मोदी के इस बयान से पिघलेंगे? क्या मोदी को लेकर उनके मन का गुस्सा खत्म हो जाएगा? क्या गुजरात के बाहर का मुसलमान उनकी तरफ आकर्षित होगा? चौथा सवाल, क्या सेकुलर बुद्धिजीवी मोदी की इस पहल का स्वागत करेंगे? और पांचवां और आखिरी सवाल, क्या मोदी का दुख ही काफी है या उन्हें माफी भी मांगनी होगी? जाहिर है मोदी अब 2014 के आम चुनाव के लिए बीजेपी का चेहरा है और इसीलिए सवाल उठने भी लाजमी है। हमारा एजेंडा साफ है, मोदी मुसलमानों के मन से खत्म करें अविश्वास का माहौल। और इस पर बात करने के लिए कुछ खास मेहमान मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली की फतेहपुरी मस्जिद के शाही इमाम मुफ्ती मुकर्रम मेरे साथ हैं। कोलकाता से टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम मौलाना बरकती मेरे साथ हैं। शिक्षाविद जाने माने प्रोफेसर अख्तरुल वासे हमारे साथ हैं, अहमदाबाद में मौजूद हैं। बीजेपी की आसिफा खान और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार शाहिद सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं, राजनीति में भी दखल रखते हैं और जो रॉयटर्स को ये इंटरव्यू दिया, इससे पहले इतना लंबा इंटरव्यू किसी ने किया तो वो शाहिद सिद्दीकी नहीं किया था नरेंद्र मोदी का, हालांकि एक राजनीतिक दल इसके चलते उन्हें छोड़ना भी पड़ा था। शाहिद भाई, पहला सवाल भी आपसे ही, ये तिल का ताड़ बनाया जा रहा है इस बयान को लेकर, या फिर जो एनालॉजी ड्रॉ की नरेंद्र मोदी ने वो दरअसल उपयुक्त नहीं थी, उसका राजनीतिक फायदा भी उठाने की कोशिश हो सकती थी, इसका उन्हें ख्याल रखना चाहिए था? देखिए संदीप भाई, आज ये जो विरोधी हैं मोदी के, ये समर्थक हैं, उन्हें या तो भगवान बनाते हैं या शैतान बनाते हैं। मोदी ना भगवान है ना मोदी शैतान है। मोदी एक राजनेता हैं और राजनेता में कुछ अच्छाइयां होती हैं और ज्यादा खराबियां होती हैं। तो मोदी में भी कुछ खूबियां भी हैं और ज्यादा खराबियां हैं। और सबसे बड़ी उनकी खराबी यह है कि वो अपनी गलतियों को मानने को तैयार नहीं है। और बड़ा आदमी वो होता है जो अपनी गलती को मानता है और उसकी माफी मांगता है। छोटा आदमी कभी ना गलती मानता है ना कभी माफी मांगता है। तो अगर और मोदी पहली बार पहाड़ के नीचे आए, ऊंट पहाड़ के नीचे आया है, यानी राष्ट्रीय राजनीति में आए हैं, तो अब एक एक शब्द का उनके जो है वो सिंधी विदेश होगा, बाल की खाल निकाली जाएगी, ये सच्चाई है। अब दूसरी बात ये कि मोदी ने जो कहा कि साहब कुत्ते का पिल्ला भी आ जाए तो मुझे दुख होगा,
तो ये बड़ी मैं समझता हूं शर्मनाक बात है। ये इस तरह का कहना, अगर मान लीजिए आज मेरे किसी करीबी का देहांत हो और मैं आपसे कहूं कि मेरे चचा का इंतकाल हो गया है, उनका देहांत हो गया है, और आप कहें कि अगर कुत्ते का बच्चा मरे तो भी मुझे तकलीफ होगी, तो मुझे क्या लगेगा? मुझे लगेगा आपने मेरे मुंह पे तमाचा मार दिया। अगर उत्तराखंड में जो मारे गए हैं उनका ये कहें कि साहब उत्तराखंड में 2000 लोग मरे हैं, तो आप कहें कि उत्तराखंड में क्या मरे हैं, अगर कुत्ते का बच्चा भी मरे तो मुझे तकलीफ होगी, तो आप क्या करेंगे? उत्तराखंड के लोगों का आप अपमान कर रहे हैं जो मारे गए हैं। तो इस तरह से, और वो तो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, ये कहने में क्या तकलीफ है कि गुजरात में जो मरे उसका मुझे दुख है, उसकी मुझे तकलीफ है, उनकी पीड़ा के साथ मैं पीड़ा के साथ जुड़ता हूं, और हर व्यक्ति जो वहां मारा गया है उसका जो आज परिवार है उसके दुख को मैं समझता हूं। तो ये एनालॉजी उपयुक्त नहीं थी, आप ये कह रहे हैं शाहिद भाई की एनालॉजी उपयुक्त नहीं थी? तो मुझे लगता है कि वो गुजरात में ही कहीं रुक कर रह गए, वो देशव्यापी नेता बनने की न क्षमता रखते हैं और न उसके लिए तैयार हैं वो। शाहिद भाई, क्या आप ये कह रहे हैं कि एनालॉजी उपयुक्त नहीं थी, या दरअसल जिस तरह से बहुतेरे राजनीतिक दल अब उस बयान को मुसलमानों से जोड़कर देख रहे हैं वो जायज है? नहीं, वो बिल्कुल नाजायज है, क्योंकि वो बयान सिर्फ मुसलमानों का नहीं, वो अपमान है हिंदुस्तानियों का, वो पूरे हिंदुस्तान का सवाल है। जैसे उनका यह बयान है कि साहब मैं हिंदू राष्ट्रवादी हूं, तो वो भी मुसलमानों से लेना देना नहीं है। वो तो उनकी मानसिकता है कि आप जो है, आप ये कहिए मैं भारतीय राष्ट्रवादी हूं, इंडियन नेशनलिस्ट हूं। मुझसे अगर कोई पूछेगा शाहिद सिद्दीकी आप क्या नेशनलिस्ट हैं, तो मैं, या मुझसे पूछेगा मुस्लिम नेशनलिस्ट है, मैं कहूंगा नहीं, मैं इंडियन नेशनलिस्ट हूं। मैं कभी नहीं इससे एग्री करूंगा कि मैं मुस्लिम नेशनलिस्ट हूं। अगर मैं करूंगा तो मैं जिना के रास्ते पर चल रहा हूं। तो मोदी अगर आज नेशनलिज्म को धर्म से जोड़ते हैं तो वो जिना का रास्ता है और सरदार पटेल का रास्ता नहीं है। सरदार पटेल और महात्मा गांधी जो दोनों गुजराती थे, उनका रास्ता यह है कि हम भारतीय हैं और भारतीय राष्ट्रता में विश्वास करते हैं। हम धर्म की बुनियाद पर, जिना से हमारी यही लड़ाई थी, पाकिस्तान की 2 नेशन थियरी से हमारी यही लड़ाई थी कि धर्म की बुनियाद पर राष्ट्र नहीं बनते हैं। तो मोदी अगर धर्म की बुनियाद पर राष्ट्रता की व्याख्या करते हैं तो मैं समझता हूं कि गलत करते हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जी आसिफा, क्या उपयुक्त एनालॉजी ड्रॉ की, सही मिसाल पेश की, या दरअसल अब वो राष्ट्रीय राजनीति में अपनी चहलकदमी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी, तो तोल मोल कर बोलना होगा? देखिए संदीप जी, बयान दर बयान जो भी आप देखिए, जब नरेंद्र भाई मोदी ने यह कहा कि मुझे दुख है, तो उन्होंने एक हाईएस्ट फॉर्म ऑफ पीड़ा और कंपैशन अपना बयान किया है कि अगर कोई जानवर भी हमारी गाड़ी से मर जाता है, और जबकि गाड़ी अगर ड्राइवर चलाता है तब भी हमें दुख होता है कि इंसान होने के नाते, तो बेशक अगर इंसान मरते हैं तो उससे कहीं ज्यादा दुख होगा। सीधी साफ बात उन्होंने कही है, लेकिन तोड़ मड़ोड़ के उसको पेश किया जा रहा है। नहीं, सीधी साफ बात तो ये होती, आसिफा, सीधी साफ बात तो ये होती कि नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई वहां पर मुसलमानों का कत्लेआम हुआ 2002 में, और जो लोग मारे गए उनको लेकर मुझे दुख है, पीड़ा है, उसमें कुत्ता बिल्ली किसी और को लाने की क्या जरूरत है? नहीं, ये तो उन्होंने उनकी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कंपैशन है, बिल्कुल अपना कंसर्न बताया है कि अगर कोई जानवर भी मरता है तो हमें दुख होता है, तो ये तो इंसान मरे हैं। ये चीज उन्होंने अपनी, जब आपने इलेक्शन विक्ट्री की उनकी स्पीच सुनिए, इलेक्शन विक्ट्री की स्पीच अगर आप देखें तो तब भी कहा है कि अगर मेरे हाथों से किसी को दुख पहुंचा है तो मुझे उसके लिए खेद है। ये चीज वो कह चुके हैं। लेकिन आज राजनीति केवल और केवल गुजरात और नरेंद्र भाई मोदी पर हो रही है। वो इसलिए हो रही है कि लोग शॉर्टकट ले रहे हैं प्रसिद्धि को, यानी कि राजनीतिक ध्रुवीकरण कर रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल इसका राजनीतिक फायदा उठा रहे हैं। एक मिनट, यस, बिल्कुल उठा रहे हैं। और जो देश के सामने महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, मुसलमानों के हो या हिंदू के हो, आज हमारे पास रोजगार का मसला है, एजुकेशन का मसला है, देश करप्शन से गुजर रहा है, उत्तरांचल में पीड़ित लोग हैं, अभी तक वहां सहाय नहीं पहुंची है। उन सारे मुद्दों से उठा करके ध्यान केवल एक छोटे से बयान को तोड़ मरोड़ के गलत ढंग से पेश करने की कोशिश हो रही है, वरना इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें हैं। और नरेंद्र भाई ने क्या कहा कि मैं हिंदू हूं, तो उसमें गलत क्या है? वो पैदाइशी हिंदू है जैसे मैं पैदाइशी मुसलमान हूं। अगर आप मुझसे सवाल करोगे तो मेरे नाम के साथ जुड़ा है आसिफा खान, आप राष्ट्रवादी हैं कि आप राष्ट्रवादी मुसलमान हैं? इसमें कोई गलत आप राष्ट्रवादी हैं कि मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं? बजाय इसके आप ध्यान दीजिए कि उन्होंने क्या मुद्दे मेरा बड़ा सीधा सवाल है, में कैसा काम आप अपने आप को एक नेशनलिस्ट कहेंगी कि मुस्लिम नेशनलिस्ट कहेंगी? मैं बिल्कुल कहूंगी, और अगर मुझसे पूछा जाएगा तो मैं ये भी कहूंगी कि हाँ, मैं मुसलमान हूं।
नहीं, पहले क्या कहेंगी? पहले क्या कहेंगी? नेशनलिस्ट कहेंगी? आप अपने आप को नेशनलिस्ट कहेंगी कि मुस्लिम नेशनलिस्ट? नरेंद्र भाई मोदी ने कहा है कि सिक्योरिज्म इज आवर नेशन। जवाब नहीं दे रही आप। मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं आसिफा, आप नेशनलिस्ट हैं कि मुस्लिम नेशनलिस्ट हैं? बिल्कुल बिल्कुल नेशनलिस्ट हूं और बिल्कुल मुस्लिम नेशनलिस्ट हूं। पहले क्या है? दोनों पैमाने सही है, क्योंकि मैं मुसलमान हूं। और अगर क्रिश्चियन से किसी से पूछा जाए तो वो यही कहेगा कि हाँ वो क्रिश्चियन है और नेशनलिस्ट भी है। अगर किसी सिख से पूछा जाए, आपसे पूछा जाए, नेशनलिस्ट कोई तो नहीं आप होगा, अपनी आइडेंटिटी तो रहेगी। मैं मुसलमान हूं, इस चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता। कौन आपके सवाल इस बात को मुद्दा बनाकर फुजूल में इस बात को बतंगड़ बनाया जा रहा है। बिल्कुल बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, आप ये कह रही हैं। मौलाना बरकती, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्या यहां पर इस बयान को राजनीतिक ध्रुवीकरण के एक टूल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? देखिए, असल ये है कि मोदी की जो शनाख्त है वो विलेन की शनाख्त है, हीरो की शनाख्त नहीं है। मोदी जो कहना चाह रहे थे वो अगर इस तरह से कह देते कि हमसे गलती हुई है, मुसलमानों का कत्लेआम हुआ है, मेरी क़यादत में हम मौजूद थे, हम वज़ीर आला थे, हम सब कुछ कर सकते थे, हमसे नहीं हो सका, गुंडामू हुआ है, गुंडागर्दी हुई है, लोगों औरतों का कत्लेआम हुआ है, मुस्लिम बच्चों का कत्लेआम हुआ है, मुसलमानों को बर्बाद किया गया है, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, तो इस पर गौर किया जाता है। लेकिन वो नहीं, दुख का इजहार तो कर रहे हैं मौलाना, वो खराब है, वो दुख का इजहार तो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बुरा होता है तो दुख होता है। नहीं, असल में क्या है, मोदी की छवि और शक्ल सूरत इस लायक नहीं कि उसको कोई भी मुसलमान बर्दाश्त करे। आपको मैंने पहले कहा कि वो एक विलेन का रूप अदा कर सकते हैं, यही क्षमता है उनके अंदर। आज उनको हिंदुस्तान का वजीर आजम बनाने की फिक्र जो लोग भी कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी आबादी हिंदू मुसलमान सब मिलकर उनको नकार रहे हैं उनकी गलत हरकतों पर, उनके उन बयानात पर कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, मगर वो ये कहते हैं मैं हिंदू हूँ। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, सनातन धर्म है, तो चलिए हिंदू ही सही वो, मगर एक बेहतरीन हिंदू वो कहाँ है? हिंदू कहीं इन्वेडर नहीं है, किसी का कत्ल नहीं किया, हिंदुओं का एक अच्छा मर्यादा है। उन्होंने तो हिंदू मर्यादा को बर्बाद किया इन लोगों ने, कि आज हिंदू भी इनसे नाराज है कि ये क्या हरकत कर रहे हैं। और हिंदुस्तान जैसे सेकुलर मुल्क में अगर ऐसे लोगों को जगह दे दी जाए तो बताइए, हिंदुस्तान जो आज तरक्की कर रहा है, जो सुपर पावर है, उसमें भारी नुकसान पहुंच जाएगा। और अमेरिका ये चाहता भी है कि हिंदुस्तान सुपर पावर न बने, ऐसे लोगों को लाया जाए जो मुल्क में खलफशार करें और मुल्क को दुर्बल और उसकी ताकत को तोड़ दें। अख्तर हम ये समझते हैं कि मोदी का एक ही शक्ल है, वो है विलन। बस मोदी की एक ही शक्ल है, वो है विलन। मौलाना बरकती ये बात कह रहे हैं। अख्तरुल वासे साहब, क्या यही, मैं आसिफा आता हूं आपके पास। अख्तरुल वासे साहब, क्या खेल यही है कि मोदी को एक पोलराइजिंग फिगर के तौर पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीतिक दल? जो बात आसिफा कह रही थी कि रोजगार की बात है, भ्रष्टाचार की बात है, देश के विकास की बात है, वो कहीं गौण हो रही है इस खेल में? नहीं, सवाल ये है कि जो क्या में जितने मुद्दे हैं, गुर्बत के हों, जहालत के हों, बीमारी के हों, जी आम इंसान को फायदे के हों, वो अपनी जगह सब अहम बात है। लेकिन सवाल ये है कि इनके साथ ही एक चीज जो है वो एक डिग्निटी भी है, एक जो है हमें लोगों के जज्बात और एहसासात का, उनकी भावनाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। जो कल उन्होंने इंटरव्यू दिया, जो बात उन्होंने कही, उसके अंदर उन्होंने खेद जो है वो किस बात पे जताया? इस बात पे जताया कि इस कोई ऐसी बात नहीं है, कुत्ते का पिल्ला जो है अगर वो भी मां कार के नीचे आके मर जाए तो दुख होता ही है। तो मालूम यह हुआ कि इंसानों में और कुत्ते के पिल्ले में उन्हें कोई फर्क एक तो नजर नहीं आता। वो कुत्ते के पिल्ले के मरने पे तो अफसोस करते हैं, लेकिन स्पष्ट शब्दों में 2002 में जो मासूम बेकसूर लोग मारे गए उनके बारे में अफसोस करने में उन्हें तकल्लुफ होता है, झिझक होती है। और एक बात यह है कि कोई इसके अंदर क्या हमें किसी तरह का जो बात वो कर रहे हैं वो खुद पोलराइज करना चाहते हैं। सवाल ये है, बाकी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं ये खेल। नहीं, कल राजनीतिक दल नहीं कर रहे। नहीं, देखिए, कल भाजपा जो थी वो बाज मुसलमानों पर यही एतराज कर रही थी
जब शहाबुद्दीन अपने आप को मुस्लिम इंडियन कहते थे तो भाजपा ने उनके खिलाफ यही आरोप लगाया था और मुसलमानों ने भी कि हमें मुस्लिम इंडियन के उसको कबूल नहीं किया था। लेकिन आज जब मोदी अपने को हिंदू इंडियन कहने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदू नेशनलिस्ट कहने की कोशिश कर रहे हैं, तो बेसिकली वो हमारा जो नेशनलिस्टिक कि हमें पूरा एक डेफिनेशन है उसको एक नई कि हमें परिभाषा देने की कोशिश कर रहे हैं और धर्म के आधार पर वो राष्ट्रीयता को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। मैं फिर वही सवाल पूछूंगा। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं, बाकी राजनीतिक दल नहीं कर रहे हैं। ध्रुवीकरण वो कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्रीयता किसी ने नहीं कही, ये वो कह रहे हैं। आज सवाल ये है कि आप इस मुल्क के अंदर हम इंडियन हैं और मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं, वो केवल बाई बर्थ इंडियन है। मैं बहैसियत मुसलमान के कहता हूं कि मैं बाई बर्थ भी इंडियन हूं और बाई चॉइस भी इंडियन हूं। ऐसी बात नहीं है, उनसे ज्यादा मैं इंडियन हूं और मुझे अपने इंडियन होने पर फख्र है। मुफ्ती मुकर्रम साहब, क्या ये सिर्फ बीजेपी खास नरेंद्र मोदी की तरफ से ये ध्रुवीकरण की कोशिश आप देखते हैं? वो चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष भी बन गए हैं। अध्यक्ष बनने के बाद पहला ये ऐसा बड़ा इंटरव्यू उन्होंने दिया है। ये सिर्फ उनकी तरफ से ध्रुवीकरण की कोशिश है या एक बयान वो उपयुक्त है या उपयुक्त नहीं है, इस पर अलग अलग राय हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए बाकी राजनीतिक दल भी इस्तेमाल कर रहे हैं? ये उनका एक नया बयान नहीं है। 2002 से आज 2013 है। उन्होंने बहुत सारे बयान दिए हैं और वो मुसलमानों को जानवरों से बदतर समझते हैं। उन्हें इतना ही नहीं पता कि इंसान और जानवर में कितना अंतर है। तो मैं तो ये समझता हूं कि नरेंद्र मोदी इस काबिल ही नहीं है कि हम उन पर बहस करें या उनको लीडर बनाएं। अब जिन लोगों ने उनको सर पे बिठाया है तो नरेंद्र मोदी उनसे जरूर अपनी जूते पॉलिश कराएंगे और उनको कुछ नहीं मिलने वाला। नरेंद्र मोदी को न बोलना आता है, न वो लीडर है। पर सच्चाई ये है मुफ्ती मुकर्रम साहब, 3 बार बाकायदा चुनकर आए हैं। 3 बार बाकायदा गुजरात के मुख्यमंत्री चुनकर आए हैं वो। संदीप जी, मुझे कुछ कहना है। जी जी जी, आसिफा बोलिए। एक तो अगर आप किसी को विलन कहते हैं तो मैं आप उनको बताना चाहती हूं कि गुजरात में मुसलमानों ने बढ़ चढ़ के नरेंद्र भाई मोदी को वोट दिया है और क्यों दिया है इसका कारण भी जान लें और बीच में ना बोले, मुझे अपनी बात कहने दें। आपको मैं बता दूं कि अहमदाबाद के बापू नगर में एक मुसलमान बच्चियों की स्कूल थी। देखिए बातचीत सुन लीजिए। आप बहुत इंटरेस्ट से नरेंद्र भाई मोदी की बातचीत सुनने आए हैं तो आप सुन लीजिए गुजरात के बारे में बातचीत। बापू नगर में 1200 मुसलमान बच्चियों की स्कूल थी जो कहीं इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारण तोड़ी जाने वाली थी। जब वहां के मुसलमान के किसी एक इंसान ने नरेंद्र भाई मोदी तक की बात पहुंचाई, फौरन उस स्कूल का डिमोलिशन रोका गया और उन्होंने अपना ये कंसर्न बताया कि 1200 स्कूल की बच्चियां, मुसलमान गरीब बच्चियां कहां जाएगी। उस स्ट्रक्चर को तोड़ने से रोका है और बाकायदा उनको सपोर्ट किया कि अब ये लीगलाइज करिए। आप ये बातें ठीक है आसिफा, ये बातें ठीक है, पर मुझे ये बताइए जो मुफ्ती मुकर्रम कह रहे हैं, मौलाना बरकती कह रहे हैं, आसिफा बात सुनिए। मैं उनकी बात का जवाब दूंगी। अगर मुसलमान विरोधी हैं, बड़ी तादाद में अक़लियत एतबार करने को तैयार क्यों नहीं है नरेंद्र मोदी पर? भाई आप सुन लीजिए ना, बेकार बयानबाजी करने से क्या फायदा है। कांग्रेस बहुत बार बयानबाजी करती है लेकिन उनकी कथनी और करनी में फर्क है। नरेंद्र भाई मोदी ने अमल भी करके दिखाया है गुजरात में। आज आप बताइए, कोई स्ट्रीट पर, फुटपाथ पर ठेला लगाने वाला किसी सीएम से मिल सकता है? आज तक 165 डेलीगेशन मुसलमानों के अलग अलग समय पर अलग अलग इलाके से गुजरात से जाकर मिले हैं और अपनी बात नरेंद्र भाई मोदी के सामने रखी है। 3000 मुसलमान अहमदाबाद शहर से जब डिस्प्लेस हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहा था शहर का, तो उन्होंने जाकर के अपनी बात बताई कि 40 साल से हम फुटपाथ पर इलीगल बिजनेस कर रहे हैं और आज हमें ये नया जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है इसके कारण। चलिए, मैं आपकी बात समझ गया, मुफ्ती मुकर्रम जो बातें गिनवा रही हैं आसिफा, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कह रही हैं कि गुजरात के मुसलमान एतबार करने लगे हैं नरेंद्र मोदी पर। आप लोगों को एतबार क्यों नहीं हो पाता है? दिक्कत कहां है? नहीं, गुजरात के मुसलमान भी नहीं कर रहे हैं, हमें मालूम है। गुजरात में हमारे बहुत सारे जानने वाले हैं, वो मजबूरी का मामला है। आप इतनी सी बात समझ लीजिए कि अगर नरेंद्र मोदी मुसलमानों के हमदर्द होते
तो वो खुल के ये कहते हैं कि मुसलमानों का जो कत्लेआम हुआ है मुझे उसका दुख है। वो एक दफा भी ये नहीं कह रहे, वो राजनीति कर रहे हैं, किसी हर एक आदमी को अपना वोटर बनाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन हमें सब पता है कि वो कुछ नहीं कर रहे हैं और जो कुछ वो कर रहे हैं वो सिर्फ गुजरात के लिए कर रहे हैं। उनको भारत का प्रधानमंत्री या भारत का लीडर नहीं माना जा सकता जी। उनकी ज़हनियत बहुत खराब है और सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के बाहर के लोग भी उनको नकार चुके हैं। अब उनकी हर जगह बेइज्जती हो चुकी है, लिहाजा उन पे कोई एतबार नहीं कर सकता। लेकिन सच्चाई ये भी है शाहिद भाई कि नरेंद्र मोदी कहते हैं मैंने कोई गलती नहीं की, मुझे बाकायदा एसआईटी ने क्लीन चिट दी है। तो क्या अगर नरेंद्र मोदी ये कहते हैं और ये फैक्चुअल बातें हैं, क्या हम जो हमारे संस्थान हैं, हमारी जुडिशरी है, उस पर एतबार ना करें? अगर किसी को दोषी ठहराना है, सजा देनी है, वो काम अदालतों का है, वो हम क्यों करने लगे काम? देखिए संदीप, दो बातें हैं इसमें। आपकी बात से मैं सहमत हूं, अदालतों का काम है कि अदालतें बताएं कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं। तो इसमें तो एक बात साफ है कि एसआईटी ने उनको जो है जिम्मेदार नहीं ठहराया था, क्लीन चिट नहीं दी थी, जिम्मेदार नहीं ठहराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले को दोबारा से देखा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कोई क्लीन चिट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट जब देगा तो देगा। ये तो हो गई एक बात। लेकिन देश की राजनीति में एक चीज होती है परसेप्शन। आज सज्जन कुमार हैं, या जगदीश टाइटलर हैं, या एचकेएल भगत जो हमारे बीच नहीं है, उनको कितनी बार अदालतों ने क्लीन चिट दे दी, अदालतों ने दे दी, कोर्ट से बरी हो गए। लेकिन इस देश के जो सिख कम्युनिटी है 1984 में जो मारे गए, वो इसको मानने को तैयार नहीं है और न कभी मानेंगे। तो एक परसेप्शन होता है। हां, अगर नरेंद्र मोदी, क्योंकि राजनीति में सिर्फ कानून से बात नहीं चलती, राजनीति में आप देखते हैं कि माहौल बदल जाता है एक जुमले से, एक बात से। तो आपके बारे में लोगों का परसेप्शन क्या है, आप अच्छे हो या बुरे हो, लेकिन आपके बारे में लोगों की इमेज क्या है। तो आज इमेज मोदी साहब की जो बन गई है, उस इमेज को उन्हें बदलना पड़ेगा, उस इमेज से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना उनके पीछा करते रहेगी ये। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि सिर्फ नरेंद्र मोदी इसे पोलराइज नहीं कर रहे हैं, इसे कांग्रेस भी पोलराइज कर रही है। इसलिए पोलराइज कर रही है कि कांग्रेस को भी सूट करता है। लेकिन ये बेवकूफी बीजेपी और नरेंद्र मोदी की है कि आज इशू मुद्दा था करप्शन, आज मुद्दा था इस देश के अंदर नॉन गवर्नेंस, आज ये सारे मुद्दे। मैं यही तो बात पूछना चाह रहा हूं शाहिद भाई, यही मेरा सवाल है। मुझे बात एक मिनट में बात पूरी कर रहा हूं कि आपने अयोध्या का मसला उठा दिया, आपने अमित शाह को उत्तर प्रदेश भेज के आप क्या मैसेज दे रहे हैं? आप अयोध्या का मसला उठाकर क्या मैसेज दे रहे हैं? आप इस तरह की बातें करके आप खुद डाइवर्ट कर रहे हैं, यानी खुद पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। मेरा मानना यह है कि आज नरेंद्र मोदी और उनके साथियों भाजपा के लोग खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और आहिस्ता आहिस्ता कांग्रेस को ताकत दे रहे हैं। ये उनको सोचना चाहिए कि किस रास्ते पर वो जा रहे हैं। ये राजनीति उनकी ठीक नहीं है। एक राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पे मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान की हैसियत से नहीं कह रहा। बिल्कुल। और सिक्के का दूसरा पहलू अख्तर उल वासे साहब, क्या यह भी हो सकता है कि क्योंकि कांग्रेस चारों तरफ से घिरी हुई थी, भ्रष्टाचार का मामला हो, बढ़ती कीमतों का मामला हो, विकास दर में लगातार जो कमी आ रही है वगैरह वगैरह तमाम बातें थी जिस पर कांग्रेस की सांस निकल रही थी। अब नरेंद्र मोदी का अगर उन्हें मुद्दा मिल जाता है तो वो भी ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को और तूल दे रहे हैं जितनी शायद नहीं देनी चाहिए थी। क्या ये भी एक हकीकत है? देखिए, कांग्रेस क्या कर रही है और समाजवादी क्या कर रही है, बसपा क्या कर रही है, मुझे इससे कोई गरज नहीं है। एक आम जनमानस के रूप में, एक सामान्य भारतीय के रूप में मेरी परेशानी ये है कि ये तमाम मौके इस मुल्क में कौन दे रहा है। जो अभी शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे, सवाल यह है कि अयोध्या के मुद्दे को कौन जिंदा कर रहा है, दफा 370 की बात कौन कर रहा है। सवाल यह है कि कल जो इंटरव्यू दिया वो किसने दिया। आप जो बात कह रहे हैं, अभी हमारी जो खातून हैं वो अहमदाबाद से कह रही थी, मैं उनकी खिदमत में सिर्फ एक बात अर्ज करना चाहता हूं, वो जितना चाहे उनका डिफेंस करें, लेकिन उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि शाह आलम के कैंप के अंदर श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी साहब की मौजूदगी में कहा था कि राजधर्म को नहीं निभाया गया है। इस बात के लिए कम से कम क्षमा मांगना जरूरी है। और एक बात जो बार बार क्लीन चिट की कही जा रही है, जो कि नहीं दी गई है, एसआईटी ने उनको जिम्मेदार नहीं करार दिया है, वो उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा।
मुझे राहजन तक गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। मुख्यमंत्री कौन था? स्टेट का जो शासन और प्रशासन था उसका मुखिया कौन था? वो थे, उसको वो उस जिम्मेदारी से वो अपने को बरी नहीं कर सकते। जबकि मेरा मानना ये है, जैसा कि क्या मैं एविडेंस बताती है कि वो पूरी तरह उसके अंदर शामिल थे, जो कि 2002 में हुआ। आसिफा रिस्पॉन्ड करेंगी? सूबे के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, ये बात नकारी नहीं जा सकती। क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती थी? संदीप जी, आप मुझे पूरा समय दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी से केवल मैं हूं और सामने पूरी फौज खड़ी करी है आपने, इसलिए हर बात का जवाब मैं दूंगी। सबसे पहले मैं पैनल से ये पूछना चाहूंगी कि आजादी के पहले जो मुसलमान की परिस्थिति थी और 65 सालों के बाद जो बद से बदतर हो गई, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक तो इस बात का मुझे जवाब दे दें। आप मुझे ये बताइए कि गुजरात के दंगों में जमीयत उलमाए हिंद के जो जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने यूपीए चेयरपर्सन को लिख करके खत भेजा है और ये डॉक्यूमेंट्स हैं कि भाई यहां दंगों में मारने वालों में कांग्रेस के एमएलए और कॉर्पोरेटर्स भी शामिल थे। क्या इस चीज का जवाब है उनके पास? क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि एसआईटी आपने या मैंने बनाई थी? एसआईटी बनी है सुप्रीम कोर्ट ने, और इसी सुप्रीम कोर्ट ने जब माया कोडनानी और बजरंगी को पनिशमेंट दी और 407 लोगों को कन्विक्ट करा, और यही एसआईटी जब एक्सोनरेट करती है नरेंद्र भाई मोदी को, तो आपको वो एसआईटी का फैसला मंजूर नहीं है? तब आपको आसिफा, मेरा बड़ा सीधा सवाल है। तो ये आसिफा, एक छोटा सा सवाल है, क्या चाहते हैं? सूबे के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी, सूबे के मुख्यमंत्री थे ना नरेंद्र मोदी, उनकी जिम्मेदारी बनती है कानून व्यवस्था बनाए रखना। लगातार अपने इंटरव्यू में बताया है कि जो भी हुआ है मुझे दुख हुआ है। 2006 के इंटरव्यू उठा के देख लीजिए, कल की बात उठा के देख लीजिए, फिर खेद व्यक्त किया है। लेकिन अगर आप तोड़ मरोड़ के किसी चीज को उल्टे चश्मे पहनकर देखना चाहोगे, और क्योंकि नरेंद्र भाई मोदी आज देश के सबसे पॉपुलर नेता है, युवा उन्हें चाहता है, विकास उन्होंने दिया है, गुजरात को 24/7 इलेक्ट्रिसिटी दी है, एजुकेशन का स्तर ऊपर लिया है, महिलाओं का विकास हुआ है, सुरक्षा है, यहाँ पर इंडस्ट्रीज है, कुपोषण की बातें भी नहीं आप, यहाँ तक कि केंद्र सरकार कुपोषण के भी सवाल उठते हैं, ढेरों अवार्ड्स मिले हैं। तो अब कोई रास्ता बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी या गुजरात। जी वासे साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। ये जो कुछ कहा जा रहा है, सवाल ये है कि हम जो बात कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री वो थे, एक बात तो ये राजधर्म नहीं निभाया हमने नहीं, वाजपेयी जी ने कहा। तीसरी बात जो है, जो विकास की हो रही है, वो विकास किसकी कीमत पर और किसके लिए हो रहा है, इसइसको भी जानना चाहिए। सवाल ये है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो बड़े धनवान है, उनको ज्यादा से ज्यादा अगर आप ताकत दे रहे हैं तो ये कोई बात नहीं है। गरीबों तक पहुंचना चाहिए। जो जिन लोगों के पास जो भारतीय जनसंघ का नारा होता था कि हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, वो होना चाहिए। हर सर के ऊपर छत होनी चाहिए, हर जिस्म पे कपड़ा होना चाहिए। और ये शायद चुनावी मुद्दे होने चाहिए थे अख्तर वासे साहब, आने वाले चुनाव के यही मुद्दे होने चाहिए थे। लेकिन लगता है कि मजहब की सियासी दुकानदारी कहीं ना कहीं हावी हो रही है। और ये खेल क्या सिर्फ नरेंद्र मोदी बीजेपी कर रही है, या बाकी लोग भी इसी खेल के जरिए आम जनता का, आपका, जनता जनार्दन का ध्यान बटाने की कोशिश में तो नहीं है? कहीं हमारी इलेक्शन की तैयारी गलत राह पर तो नहीं निकल पड़ी है? चर्चा जारी है एक ब्रेक के बाद भी।